नमस्कार। 22 दिन 22 वीडियो 22 पीडीएफ पैट 2022 की सीरीज जो ला रहे हैं उसमें आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पीईटी एग्जाम के क्वांट सेक्शन के। तो क्वांट के लिए आपको बहुत डराया जा रहा होगा अभी तक कि राकेश यादव से पढ़ लो, मतलब बुक्स जो आती है उससे पीडीएफ से पढ़ लो, कहीं कुछ कहे कोई अरियन से। कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 टॉपिक हैं और पहली बात तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको मैथ्स आती है, क्योंकि वो उनको सब पता है, कहेंगे क्या पढ़ा रहे, लेकिन भाई जो पूछा जा रहा है वही तो पढ़ाएंगे। तो इतना आसान है, एक बार देख लेंगे। अगर देखना भी चाहते हैं तो 2x स्पीड में देख लेना, और जिसको थोड़ी कम आती है वो 2 बार देख लेना। बस इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 5 टॉपिक उन्होंने दिए हैं सिलेबस में, पांचों देख लीजिए, खत्म। जितनी देर का ये वीडियो होगा उसके बाद आपको मैथ्स के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 आउट ऑफ 5 आपके मार्क्स पैट में आ जाएंगे। तो इससे पहले शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा सा और बस 500 क्रॉस कराइए, जिससे कि क्या होगा, कम्युनिटी मिल जाएगी। तो कम्युनिटी में हम क्वेश्चन या फिर अपडेट्स डाल सके, बस इतना ही तक लालच है, आगे कोई लालच नहीं है। 500 के बाद आपसे नहीं कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे सिलेबस में है, पहला है वो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या है? पूर्ण संख्या वह होती है जीरो को जोड़कर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पैट का लेवल है, हलवा लेवल है, तो पूछ सकते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जीरो, और जीरो को जोड़कर मतलब जीरो प्लस जो सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। मतलब अगर सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, माने कि 1 2 3 4 ये सब धनात्मक हैं और प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें जीरो जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। और एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट वन लाइनर, किस पूर्ण संख्या की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं। तो भाई जब सबसे छोटी जीरो है तो जीरो से छोटी कोई संख्या होगी ही नहीं। बस यही मतलब, ऐसे पूछ लेते हैं, इसलिए नहीं हम किस टाइम पास कर रहे हैं, वो पूछ लेते हैं। अब जो अगला टॉपिक है उसमें है भिन्न तथा दशमलव। तो आपको 3 भिन्न दे देगा और उनमें से जोड़ने या घटाने के लिए दे देगा। तो जब भी इस तरह की भिन्न हो, जैसे 3/12, 9/17, 8/28, तो आप क्या करेंगे, जो हर है 17, 12 और 28, इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। जैसे एलसीएम आया 1428, तो 12 का 1428 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसमें किसका गुणा करेंगे? 3 का। इसी तरह 1428 में 17 का भाग देंगे और जो आएगा उसमें 9 का गुणा करेंगे, बनता है 756। और इसी तरह 28 का 1428 में भाग देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें किसका गुणा करेंगे? 8 का। तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर माइनस किया, जो वैल्यू आई वही आपका आंसर होगा। ये तो करते रहे होंगे। और अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि तो हमें आंसर समझ में नहीं आता, तो भाई आपके लिए ना पैट बनाए ना कोई एग्जाम बनाए, क्लियर कट कहते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। कंपटीशन देख रहे हो, गला काट प्रतियोगिता चल रही। तो अगर बेसिक्स नहीं आती हैं तो केवल उस एग्जाम पे फोकस करो जिसमें जिसमें क्वांट ना आती हो, जैसे कि वीडियो वगैरह। आपके लिए भी एग्जाम बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। यूपीएससी है, पीसीएस है, उसमें मैथ्स नहीं आती है। आती है मतलब वो सी सेट में आती है, वो तो आप क्रॉस कर ही लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, लेकिन बस इसलिए कराए दे रहे हैं कि आएगा इसी से, तो एक बार आपको रिवाइज हो जाए, एक वीडियो देख लें, खत्म मैथ्स। अब अगला क्वेश्चन आता है 8/13 भागित 192/559। तो ये क्या होता है? 8/13 भाग का अगर हम गुणा में परिवर्तित करें तो ये वाला ऊपर चला जाता है, तो 559 हो गया, और ये वाला हो जाएगा 192। भाग को गुणा में बदलने के लिए अंश को हर में, हर को अंश में लिख देते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी देख लेना, 8 को इससे डिवाइड कर देना, 13 को इससे कर देना, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाए। अब क्वेश्चन है कि 7 सही 1/3 प्लस 5 सही 4/9 माइनस 4 सही 4/9 का मान। तो इसको लिख सकते हैं 7 या 21 प्लस 1 22/3, प्लस इसको लिख सकते हैं 9×5 = 4 49/9, माइनस ये क्या लिख सकते हैं 9×4 = 36 4 40/9, है ना। 9×45 4 49/9 माइनस 9×4 = 36 4 40/9। तो 49/9 माइनस 40/9 हो गया 9/9। यही तो हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई
9/9 यानी कि 1, तो 22/3 प्लस 1, तो 3 एकम 3 और 22 3 25, 25/3, तो इसकी वैल्यू आ गई 25/3। 25/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 8 24 और 1 बचा 8 सही 1/3, जहाँ भी ऑप्शन होगा वो होगा। ये ऐसे करके बता दे रहे, आता होगा, बस थोड़ा सा आगे एवरेज और प्रतिशत में आपको देखना है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा के भी वीडियो देख सकते हैं। आप देखिए 1 सही 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1, 3/2 प्लस 1 सही 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 2, 5/3, फिर भाग है 6/7 माइनस 5/6, तो अगर इसका एलसीएम ले लो तो 6 और 7 का एलसीएम हो गया 42 यानी कि 42। 7 का भाग देंगे 6 बार और 6 इंटू 6 36, माइनस 6 का भाग देंगे 42 में तो 7 बचेगी, 7 पंचे 35, तो ये आ गया 1/42। और ये पहले सॉल्व क्यों किया है, क्योंकि पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, पहले सॉल्व क्या करते हैं, सबसे पहले रूल क्या है ब्रैकेट का, तो हो गया 3/2 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 1/42, और अगर इसको गुणा में बदलना हो तो 42 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 5/3 गुणा 42, ये कितना हुआ 14 बार, 14 पंचे 70, 3/2 प्लस 70, 70 दूनी 140, तो 143/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, भिन्न है, आगे देखते जाओ। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का, 1 सही 4/5, 3 सही 3/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 4 सही 3/10 होगा, तो वैल्यू निकालो। वही करना है, 5 एकम 5 4 9/5 कर देना, प्लस 5 3 15 3 18/5 कर देना, इक्वल टू यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह लिख देना x, और यहाँ माइनस, और 10 चौकी 40 3 43/10, जो भी वैल्यू आएगी वो आप देख लेना। इसी में अगली वैरायटी आती है 4/5 3/20 माइनस 1/p प्लस 1/10 इक्वल टू 11/12, तो p की वैल्यू सेम चीज़ है ना सब, और सब में क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे 20 है तो p को भूल जाइए, इसके अलावा सबको क्या कर देंगे 20 बेस बना लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे 4/5 को क्या लिख सकते हैं 16/20 प्लस 3/20 माइनस 1/p बना रहने दो, प्लस 1/10 को क्या लिख सकते हैं 2/20 इक्वल टू 11/12, ऐसे सॉल्व कर लोगे तो 16 3 19 और 2 21/20 माइनस 1/p इक्वल टू 11/12, और डायरेक्शन बदल देंगे तो 11/12 इधर आएगा माइनस का, 1/p उधर जाएगा, ठीक है चेंज हो जाएगा। इसमें सिर्फ वैरायटी देख लो, जो इसकी पीडीएफ है वो ग्रुप में है, खुद सॉल्व कर लेना, बाकी देखते जाओ, जिसमें बताने लायक होगा वो हम बता देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 सही 1/3, 1 डिवाइड बाई 1 सही 3/4, इसमें भी 2 3 6 1 7/3, और डिवाइड है, इसको गुणा में बदलना है तो 3/7 हो जाएगा। सेम चीज़ इधर भी 512 क्वेश्चन मार्क इंटू 29/16 इंटू 328 इक्वल टू 128 में क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, सेम चीज़ 567 के 8/9 2/28 का 60, ये क्वेश्चन आना है पैट में, देखो है कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें वही है 567 के 8/9, तो 567 दिया है, इसके 8/9, तो इसको कर दो 8/9 के 2/28 कर, के मतलब इसका भी 2/28 का 7/4, इसका भी 7/4 कर दो, या फिर लिख देगा का 7/4 की जगह का कुछ परसेंट, मान लो का 40%, तो इंटू में 40/100 कर देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 से इधर काटो 2 बार कटा, और 7 इधर 4 बार कटा, 2 2 गया, ये 4 गया, अब बचा 9 का भाग दो, 63, यही आंसर है 63, इसका आंसर हो। जितना भी के का लिखा हुआ है ना, सबको बस गुणा कर दो, 567 के 8/9 तो 567 इंटू 8/9, के 2/28 तो इंटू 2/28, का 7/4 इंटू 7, कुछ भी लिखा हुआ आगे का सबके में इंटू करना है, कुछ भी अकल नहीं लगानी, और ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ये मतलब का की भला, और कुछ नहीं। अब ये मान लो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क के 2/7 का 3/5, तो मान लो क्वेश्चन मार्क है x, इसके 2/7 का 3/5 इक्वल टू 426 दिया हुआ, ठीक है। अब ऊपर 2 है ऊपर 3 है, तो ये 2 इंटू
3 कितना हो गया 6, तो उधर भी 6 से डिवाइड कर दो, 71 बार गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 35 इंटू 71। जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा प्रश्न चिन्ह की वैल्यू। ठीक, हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मतलब है तो 2 कौड़ी का, लेकिन पैट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। 999 सही 98/99 इंटू 99 का मान क्या है? तो इसको लिखते कैसे हैं? तो 999 गुणे 99 प्लस 98 और अपॉन में 99, यही तो लिखते हैं। और इंटू 99, ये क्वेश्चन में ये वाला है, तो 99 से तो 99 कट गया, तो नीचे का काम खत्म। अब देखो क्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब गुणा गुणा ज़्यादा हो, और देखिए इसमें सब में 9 है ना, अगर यूनिट डिजिट अलग होती तो हम आपको निकालने का तरीका बताते थे कैसे, कि अगर 9 इंटू 9 करते यूनिट डिजिट 1, और 98 में वो 1 जोड़ता यूनिट डिजिट 9, लेकिन यहाँ पर 3 जगह दिए तो ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। तो सीधे क्या करो, 999 लिख दो, और 99 को क्या लिख दो, 100 माइनस 1 और प्लस 98। अब सॉल्व कर लो, कितना आया, ये 00 माइनस 999 प्लस 98। सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन इसमें और वैरायटी बनती है कि निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो, जब भी सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या दी जाए तो किसको सेम कर लो, हर को। ऊपर अंश होता है ना, ऊपर अंश नीचे हर, तो सेम क्या करना है आपको, सेम बनाना है हर। तो यहाँ पर 16 16 21 8 है ना, तो क्या बनेगा, एलसीएम ले लो 16 21 और 8 का, 16 21 और 8 का, क्यों 16 16 दोबारा 16 21 8 का, तो एलसीएम हुआ 16 इंटू 21, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 336। ठीक है, 336, 336 यहाँ पर बेस बना लो और डिवाइड करके देख लो। तो अगर एलसीएम हो गया 16, तो एक साथ पहले लिख लेते हैं, 13/16, 15/16, 17/21, 7/8। तो 16 का भाग दो 336 में, तो 16 दूनी 32, एक बचा 21 बार गया। ठीक है, तो 21 इंटू 13 करो अपॉन 336, वैल्यू आएगी 21 इंटू 13 अपॉन 336, कॉमा इधर भी 16 का 21 बार जाएगा, तो 21 इंटू 15 अपॉन में 336, कॉमा 21 का कितनी बार जाएगा, 21 का जाएगा 16 बार, 16, हाँ 16 बार जाएगा, तो 17 इंटू 16 अपॉन में 336, कॉमा 8 का कितनी बार जाएगा, 42 बार जाएगा, तो 7 इंटू 42 अपॉन में 336। अब चूंकि हर समान हो गए, तो अंश में ये जिसका भी गुणा सबसे ज़्यादा आएगा वही संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, आप निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, इनमें से कौन सी भिन्न है जो 3/4 से बड़ी है लेकिन 5/6 से कम है? इसमें क्या करना है, 3/4 और 5/6 में इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सीधी वैल्यू निकाल लेना। 3/4 0.75 होता है, और 5/6 की वैल्यू क्या आएगी, 6 48, 6 18, 19 20 0.83। अब इनके बीच में जो वैल्यू आएगी इनका भी सॉल्व कर लेना। ये 0.5 हो गया है ना, ये 0.66 हो गया, ये 0.8 हो गया, ये 0.9 हो गया। अब चेक कर लो कि कौन किससे बड़ी है किससे छोटी। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 2-3 बार नीचे हो जाता है बटे में बटे बटे, तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं एक बार देख लो। ये होता है 1 1 प्लस 1 सही 7/5 है, तो जब ये भी नीचे होता है तो 5 ऊपर आएगा, क्या होगा 5 ऊपर आएगा और 7 नीचे ही बना रहेगा। तो ये वैल्यू क्या बन गई, 1 प्लस 5/7।
तो नीचे सॉल्व करो, 1+5/7, तो 7 एकम 7 5 12/7। अब 7 फिर से ऊपर आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 7/12। इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप करते हैं दशमलव का, ये तो हो गया खत्म वैल्यू। अब गुणा का, तो देखो 2.35 7.88 ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे लगभग सेम, कंफ्यूज करने के लिए। तो एक रूल याद रखो कि गुणा गुणा हो या भाग हो या प्लस हो या माइनस हो, दशमलव में जैसे मान लो ये ए टर्म है, ये बी टर्म है, तो जिस टर्म में दशमलव की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे इसमें दशमलव बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, इसमें दशमलव बाद कितने डिजिट हैं, 7.8 है ये, तो 1 डिजिट है। तो दशमलव की संख्या ज़्यादा किस में है, तो ए में ज़्यादा है ना, 2। तो दशमलव के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखेंगे। तो देखो सब में वैल्यू आ रही है 1833, 18 कुछ कुछ कुछ। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इसका होगा गुणा 1833 कुछ 18330। अब हमें दशमलव लगाना है कितनी डिजिट के बाद, अब हमें दशमलव लगाना है कितनी डिजिट के बाद। तो चूंकि दोनों में गुणा है और यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो दोनों का जोड़ के लगा देंगे 3 डिजिट पे। तो वैल्यू हो गई 18.330, 18.330। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके गुणा करने के बाद। लेकिन इसमें देखो आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा 18.330, और ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब एक ऑप्शन और मिल, ये भी खत्म ऑप्शन, 4 जीरो की तो समस्या ही नहीं आई है, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो कितने डिजिट तक हम दशमलव लगाएंगे, तो मैक्सिमम 2 हमने अभी बताया, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो मैक्सिमम वाले के लगाएंगे। तो 18.330 ना लिखकर वैल्यू लिखेंगे 18.33, 18.33, क्योंकि मैक्सिमम कितने डिजिट तक यहाँ पर दशमलव के बाद अंक दिए हैं, वो है 2। तो 2 ही डिजिट तक, ना कि ये आंसर। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 18.33। अब आते हैं इधर क्वेश्चन में, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो 0.33333 ऐसे बढ़ता चला जाता है, या फिर इसको लिख देते हैं 0.3 बार। और एक बात ध्यान रखो कि जितने पे बार लगा होगा, जैसे मान लो 1.23 बार है, तो इसका मतलब हुआ 1.23333। और अगर लिखा हो 1.23 दोनों पे बार हो, तो इसका मतलब हुआ 1.232323। मतलब जितनी संख्याओं पे बार लगा हो वो संख्या रिपीट होती है, और जितनी बार रिपीट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, निम्न में से आवर्ती दशमलव संख्या है, और आपको लिख देंगे मान लीजिए 10/3 लिख देंगे। तो इसमें आवर्ती दशमलव है क्या, तो देखो 3 3 9 1 10 3 3 3 3। तो जिसमें रिपीट होती जा रही है ना संख्या, उसी को बोलते हैं आवर्ती दशमलव। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर साधारण भिन्न में बदलना हो आवर्ती दशमलव को, तो कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल लिखा होता 0.3, तो इसको लिख देते 3/10, इसको लिख देते 3/10। भले ही वैल्यू इसकी 3/10 ही आए, भले ही वैल्यू इसकी 3/10 आए, क्या आएगी देखो। अगर ये आवर्ती है तो 0.3 होता तो वैल्यू लिख देते 3/10, लेकिन ये है 0.3 बार, मतलब 0.33333। तो क्या लिखेंगे, 33/100 भी लिख सकते हैं, 333/1000। तो ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करेंगे कैसे। तो ऐसे नहीं होता है ये होता है, मान लो संख्या x है, तो x की वैल्यू मान ली 0.3 बार। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे जितने पे बार है, माने एक संख्या पे है तो 10 का गुणा करेंगे, तो 10x = 3.3333 कुछ होगा।
तो ये भी हो गया 3.3 पर बार। दोनों को घटा देंगे, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से 1 घटाओगे तो क्या बचता है यहाँ पर 9x, और 3.3 बार से 0.3 बार हटा दो तो बचता है 3, तो x बचता है 3/9 बराबर 1/3। यही तो आंसर है। और अगर यहाँ पर 2 बार डिजिट होती, मतलब 2 संख्याओं पर अलग अलग, जैसे 1.23 बार है, तो फिर हम क्या करते, किसका गुणा करते, 10 की जगह 100 का गुणा करते। x इक्वल टू 1.23 बार लिखते और 100x इक्वल टू लिखते 123.2323 होता तो 23 बार, फिर घटाते तो बचता 99। x इक्वल टू 123 में से 1 गया, 23 तो 23, 122, तो 122/99 वैल्यू आती 1.23 बार की। उदाहरण के लिए एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें सिर्फ 6 पर बार है, तो लिखो x इक्वल टू 0.1666, यही तो होगा। और हम इसमें गुणा कर दें, किसका किसका गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर देते हैं 10 का, तो बनता है 10x, तो 10x इक्वल टू बनेगा 1.666, यही तो बनेगा। लेकिन अब घटाएंगे तो क्या घट रहा है, नहीं, ये है 0.1666 और ये है 66, तो एक बार और अगर हम करते हैं गुणा 10 ही का किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसमें कर दें तो 16.6666, यही तो हो गया। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 घटा दो, तो 100 में से 10x गया तो हो गया 90x, और ये वैल्यू 16 में से एक गई 15, 0.66 दोनों से घट गए, तो x बराबर हो गया 15/90। x बराबर हो गया 15/90 माने कि 1/6। ये हो गया आंसर। इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक जानने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आता है वो तो कर ही लेगा, जिसको नहीं आता ट्रिक करोगे भूल जाओगे, सीधे सीधे कर लो। 10 का गुणा कर दिया तो 1.666 आ गया, और 100 का गुणा करेंगे तो 16.666 आ गया, तो 3 से 2 घटा दो। ऊपर क्यों नहीं घटाया पहले से दूसरा, क्योंकि यहाँ पर 0.166 था और यहाँ पर 1.6 है, तो ये तो पूरे में पूरा घटता ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 75.33 प्लस 0.333। अभी तक हम गुणा में क्या कर रहे थे, हमने बताया था कि a और b दो जगह पे दशमलव हो, और जिसमें ज़्यादा हो बस उतनी ही क्वांटिटी ली थी ऊपर वाले क्वेश्चन। लेकिन जोड़ या घटाव में भी सिस्टम वही है, बस आपको समझना है कि कैसे। जैसे यहाँ पर 2 थी और यहाँ पर 3 है दशमलव बाद, तो मैक्सिमम 3 डिजिट तक ही आंसर लिखा जाए, मैक्सिमम 3 डिजिट तक आंसर लिखा जाए। तो 75.33 प्लस 0.333, तो ये वैल्यू आती है 75.663, और मैक्सिमम कितने डिजिट तक दशमलव था, 3, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। 1 मिनट, ऊपर कुछ गड़बड़ हुई क्या गुणा में, हाँ यहाँ पर 18.33 आंसर नहीं होगा, ये गलत है, ये गड़बड़ हुई है। गुणा में क्या करते हैं कि हूबहू, जैसे यहाँ पर 1 अंक के बाद है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, तो जो फाइनल होगा उसमें तीनों अंक मतलब जोड़ जाएंगे, ए और बी दोनों को उतने अंक के बाद दशमलव होगा। जैसे 2.35 इंटू 7.8 का गुणा किया, 2.35 इंटू 7.8 का गुणा किया तो आया 18,330। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो गिन लो, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो टोटल 3 के बाद, तो 18.330 यही आपका आंसर होगा। सॉरी, वो हमने इसमें प्लस माइनस समझ के यहाँ पर बता दिया था।
तो ये वैल्यू आ गई। अब सेम क्वेश्चन 444.333 और ये 33, फिर वही 477.663 मैक्सिमम वाला होता है ना, तो तीन डिजिट, तो मैक्सिमम हो गया 3। इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसके 3 और इसके 2 5 हो जाएं, ऐसा नहीं होगा, केवल मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने डिजिट तक है? 3 तक, तो 3 तक ही आंसर लिखा जाए। गुणा में क्या होता है? दोनों का जोड़ हो जाता है। अब पूछेंगे भाग में क्या होता है, तो भाग में क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे। नीचे मतलब अंश और हर है ना, उसमें अगर ऊपर 2 डिजिट तक है, नीचे 1 डिजिट है, डिवाइड करेंगे तो 2 - 1, तो 1 डिजिट तक ही रखेंगे। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, समान दशमलव असमान दशमलव। तो अगर दशमलव के बाद मान लो कोई संख्या है 1.77 और कोई संख्या है 1.33 और कोई संख्या है 1.437 और कोई संख्या है 1.43, तो अगर पूछे समान दशमलव क्या है, तो दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान होगी तो वो कहलाएगा समान दशमलव। तो 1.77 है और पूछे इसके समान दशमलव, तो 1.7 में 2 ही अंक तक है, 1.33 इसमें भी 2 ही अंक तक है, और 1.43 इसमें भी 2 ही अंक तक है। तो ये तीनों क्या हो गए? ये हो गए समान दशमलव। और असमान, इसमें 3 डिजिट तक है, ये हो गया असमान दशमलव। आवर्ती दशमलव अभी हमने ऊपर बता दिया, अनावर्ती जो रिपीट ना हो, जो नॉर्मल दशमलव होता है। अब देख लेते हैं दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। तो देखिए यहाँ तो हम जानते हैं स्थानीय मान में 2 में 1 का गुणा करते हैं, 3 में 10 का इकाई दहाई सैकड़ा चलता है ना, और 4 में 100 का गुणा करेंगे स्थानीय मान के लिए। लेकिन इधर क्या करेंगे? इधर 10 का भाग देंगे, 5/10, और इधर क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे, और 2 के लिए क्या करेंगे? 2 के लिए 1000 का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा चलता है, और यहाँ पर 10 का भाग दिया, 100 का भाग दिया, 1000 का भाग दिया। ठीक है, ऐसे चलता जाता है क्रम दशमलव के बाद। तो देखो, ना मानो तो करके देख लो। 5/10 है तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.06 और ये हो गया 0.002। तीनों को जोड़ोगे तो 0.562 है। ठीक है, अपॉन में चलता है, और कहाँ से शुरू होता है? ये 10 से शुरू होता है। कहाँ से? 10 से, अपॉन में 10, 100, 1000, 1 से नहीं, और यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा था। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल का। तो वर्ग और वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। वर्ग और वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो क्या करेंगे? उसका भी इलाज है। ये 64,009, पहले ये देख लो 111, ये जितनी बार होता है स्क्वायर, उसका स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है? जैसे 1 है 5 बार, तो 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, शायद यही होता है। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, मतलब बीच में जितने बार है वो इधर से 1 से 5 तक लिखो और 5 से उल्टा लौट जाओ, ये होता है स्क्वायर। 1 की संख्या होगी रिपीट में। और अगर वैसे स्क्वायर रूट निकालना है जैसे 64,009 का, तो आपको आता होगा स्क्वायर रूट की क्रम बना लो। 3 2 8 बार जाएगा तो 64 हो जाएगा, शून्य बचेगा, 009, और इसमें क्या करते हैं? 64 इसमें इस तरह से नहीं करते हैं स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं कि एक तो रूट निकाल के कर सकते हैं, अंडर रूट, मतलब कि इसके रूट क्या हैं? 2 3, जो भी है, 2 तो होगा नहीं, 3 है, ऐसे करके। एक तरीका क्या होता है? एक तरीका यही होता है 64,009। तो इसमें हम ग्रुप बनाते हैं, अगर अगर 2 2 का 2 2 1, अब करते हैं अंडर रूट, तो 6 बचा है पहली संख्या, तो 2 दूनी
4, कितना बचा 2। अब इधर आ गया बचे हुए डबल का सेट 40। ठीक है, अब इधर 2 का डबल आता है तो 2 का डबल हुआ 4। अब 4 अगर 2 बार गया इधर, अगर इधर भी 3 रखें इधर भी 3 रखें, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, अभी भी नहीं, इससे भी बड़ी संख्या रख सकते हैं। 6 रखें नहीं बनेगा, 4 रख 5 रख के देख लें। अगर इधर 5 रखें तो इधर भी 5 रखना होगा। तो 5 25, 5 चौको 20 और 2 22। हाँ, तो अगर यहाँ पर 5 रख दें, अगर यहाँ पर 5 रखें तो यहाँ पर भी 5 रखना होगा। तो 5 25, 5 चौको 20, 2 22, 225 बचा 15। और ये भी अब बचा हुआ सेट 2 का आ जाएगा 15 0 9। अब 25 का डबल हमें यहाँ पे रखना होता है, तो 25 का डबल हो गया 50। कितनी बार रख दें, यहाँ पे 3 रख दें और यहाँ पर भी 3 रख दें। तो 3 का गुणा करो तो ये आ जाएगी 15 9 खत्म। तो आ गया ये किसका हो गया 253 का स्क्वायर रूट, मतलब 253 आ गया स्क्वायर रूट। सीधे सीधे 2 2 का सेट बना लो, जो बच जाए। जैसे यहाँ पर 5 थे तो एक बचा ना 6, तो अब करके देखो 6 को कितने किसका स्क्वायर प्लस में लिखा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अगर 3 लिखते तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, 6 से ज़्यादा तो नहीं बनता। 2 ही है तो 2 रखा, 2 का स्क्वायर रखा 4। अब बचा कितना 2, बचा हुआ 2 का सेट ले आओ नीचे, तो ये हो गया 240। अब 2 का डबल रखोगे 4। अब वैल्यू रख के देखो कि यहाँ पर 4 रख सकते हैं या 5, जिसका गुणा इससे छोटा है। तो यहाँ पर 5 रखने पे 225। और अगर 6 रख देते तो क्या होता है, अचानक 36, 6 चौको 24, 25 26, ये ज़्यादा वैल्यू हो जाती। अब यहाँ पर चूंकि 25 हो गया था तो 25 का डबल लाए हम 50। अब यहाँ पर वैल्यू रख के देखो कि क्या रख दें कि ये पूरा खत्म हो जाए, तो आपका स्क्वायर रूट निकल आता है। इसी तरह यहाँ निकल आएगा, इसी तरह यहाँ निकल आएगा। लेकिन एक बात ध्यान ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर 4 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, दशमलव के बाद 2 डिजिट। जैसे यहाँ पर 0.04 है तो ये किसका हो जाएगा 0.2 का। क्यों, आधा रह जाता है, स्क्वायर रूट में आधा। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही डिजिट रहेगी। ठीक है, इसी तरह ये देखो कितनी है दशमलव के बाद डिजिट, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो दशमलव बाद कितनी डिजिट रहनी चाहिए, आधी। तो कितनी रहनी चाहिए 4 डिजिट। और सब में ऑप्शन यही दे रखा है 243 243। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट तो 243 है, लेकिन दशमलव के बाद डिजिट कितनी रहनी चाहिए 4। किस में दिख रही है, इसी में दिख रही है ना 243। दशमलव के बाद डिजिट देखो 1 2 3 4। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे सॉल्व कर लो। पॉइंट 2 पॉइंट दशमलव है, 2 पॉइंट दशमलव है तो ये घट के हो गया 625/25। कितनी बार 25, तो आंसर कितना आ गया 5। ऐसे ही इसमें स्क्वायर रूट निकाल लोगे, स्क्वायर रूट इसका तो होगा 25, लेकिन कितने डिजिट के बाद, इसमें दशमलव बाद 4 डिजिट हैं तो हो जाएगा 0.25, है ना 0.25। और प्लस 250 को क्या लिख सकते हैं, 200 नीचे कितनी डिजिट 1000, यही तो लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। इसको काट दो 1/4 अंडर रूट में आया, इसका मतलब हुआ बाहर कितना आएगा 1/2, जो कि हो गया 0.5। तो 0.25 प्लस में 0.5 हो गया 0.75। ये हो गया आपका दशमलव में सॉल्व करना। घनमूल, देखिए घनमूल निकालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, हम इसकी एक ही ट्रिक है सबसे बढ़िया है। बाकी एक तो होता क्या है, फैक्टर निकाल के बोलते हैं तो फैक्टर बहुत लंबे, एक आध भूल जाओ दिक्कत हो। सबसे अच्छा है ऑप्शन देखो, 3 बार गुणा कर लो, ख़त्म करो, जिसमें आ जाए वही आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं घातांक की। 81 की पावर 7/4, तो 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4, और पावर में है 7/4 माने गुणा होगा 7/4 का, 4 से 4 गया, ये हो गया 3 की पावर 7,
जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। अब ये हो गया 243 सही 1024 की पावर -4/5। तो किसी भी पावर का माइनस का मतलब है उसको उल्टा कर दो और पावर प्लस में लिख दो, तो इसका मतलब हो गया 1024/243 की पावर कितना हो गया 4/5। माइनस हटा दो, पावर एज इट इज रखने दो। अब 1024 को किसकी पावर 4 लिख सकते हैं और 243 को किसकी पावर लिख सकते हैं, ये आप देख लेना। ये 2 की पावर कुछ बनेगा, ये 3 की पावर बनेगा, जो भी बनेगा, और उसमें से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे x की पावर -3/25 है, तो पावर की पावर हो तो गुणा हो जाता है, माइनस एडजस्ट बाद में भी कर सकते हैं। तो x की पावर -3/25 इंटू की पावर है -5/3, तो इंटू में -5/3 की पावर है 5, की पावर है 5, तो माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आओ 5 ऊपर 5 ऊपर, तो 25 से 25 कटा, 3 ऊपर 3 नीचे, वैल्यू की आंसर क्या रह गया x। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखता है कि 33 की पावर 7.8 इंटू 33 की पावर 1.2 डिवाइडेड बाई 33 की पावर 5। तो सीधा करो, गुणा में पावर जुड़ती है तो 33 की पावर, और बेस भी सेम होना चाहिए, तो 33 की पावर 7.8 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 33 की पावर 5। तो 33 की पावर कितनी हो गई 7, 1 7.8 और 1.2 कितना हो गया 9। तो 33 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 33 की पावर 5 है, और हमने क्या होता है भाग में पावर घटती है, तो 33 की पावर 9-5 यानी कि 33 की पावर 4, यही आपका आंसर हो। सेम क्वेश्चन पी वाई क्यू वाला बहुत पूछते हैं, तो पी वाई क्यू की पावर n-1 है, इक्वल टू यहाँ पर कहा है क्यू बाई पी की पावर n-3। हमने क्या कहा, अगर पावर माइनस कर दो तो उल्टा कर सकते हैं, तो क्यू बाई पी को ही हम लिख देते हैं पी बाई क्यू, लेकिन पावर माइनस कर दो तो माइनस का गुणा करोगे किसमें n-3 में, तो पी बाई क्यू की पावर n-1 इक्वल टू पी बाई क्यू की पावर माइनस में है ना, तो -n+3, यही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब बेस सेम है पी बाई क्यू, तो n-1 इक्वल टू -n+3। n इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू -1 इधर गया तो प्लस का हो जाएगा 4, तो n की वैल्यू 2 आ गई, ये आपका आंसर हो। तो यहाँ तक हो गया दशमलव और भिन्न। अब हम बात करेंगे साधारण अंकगणितीय समीकरणों की। एक तो इसमें क्या होगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण में दो वैरायटी, एक तो सीधे सीधे गुणा और भाग या प्लस माइनस दे देगा और बोलेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, इसमें रूल होता है ना कोष्टक, अगर कहीं पर कोष्टक लगा हो तो उसको सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, फिर का मतलब होता है ना 3 का 7/5, तो 3 का 7/5 कहीं लिखा हो तो पहले का, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण, ये होता है क्रम। और कोष्टक या फिर कोष्टक की जगह कहीं पे बार मतलब ऊपर लगा हो डैश जैसा निशान, तो वो वैल्यू सॉल्व करते। जैसे यहाँ पर है तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस और प्लस वाला सॉल्व पहले नहीं करेंगे। एक तो ये वैरायटी है। दूसरा कह देगा इसी में कि यदि प्लस को माइनस भाग को गुणा व माइनस को प्लस माना जाए तो क्या होगा। तो जैसा कहे, जैसे कह रहा प्लस को माइनस, तो इधर प्लस की जगह पर माइनस लिख देना, माइनस को प्लस कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में तो माइनस को प्लस लिख देना, और भाग को कह रहा हो कि भाग को गुणा मान लें तो भाग की जगह गुणा कर देना, फिर भी रूल यही लगेंगे, ऐसी वैरायटी आएगी। दूसरा ऑप्शन आपको क्या देगा, चिन्हों का क्रम,
यहाँ पर आपको क्या देगा, ये भी वैल्यू नहीं देगा, ये मतलब खाली स्थान देगा इन चिन्हों की जगह, और 4 ऑप्शन देगा, उनमें क्रम बनाया होगा कि कौन, और इधर पे कुछ वैल्यू दे देगा, मान लो 0 दे दे, तो कौन से चिन्हों का क्रम इनको सेटिस्फाई करता है, और उधर पे दे देगा प्लस कॉमा भाग कॉमा माइनस, या फिर माइनस कॉमा भाग कॉमा प्लस। तो ये आपको चिन्ह रख रख के चेक करना पड़ता है, बस ये वैरायटी आती है। तो 2/3 माइनस 46/51 का, 21/23 का, 5 का मतलब होता है गुणा। तो 46/51 का 21/23, बस का को हटा के सीधे गुणा कर देना, 21/23 का 5/, इसी में गुणा करते जा। अब एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहले ऊपर लगा हुआ है बार, हमने बताया सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। तो 8 माइनस 5 की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, 8 माइनस 5 सबसे पहले बार को सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 8, 8 माइनस 5 की वैल्यू हो गई 3। वैसे हमें ये पहले सॉल्व नहीं करना था, लेकिन क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है तो इसलिए हमको एज इट इज सॉल्व करना होता है। ठीक है, और ये माइनस चिन्ह नहीं लेंगे इसमें कि -8 -5 -13 होना, बार का मतलब होगा यहीं से वैल्यू लो, जैसे कि तैसी 8/8 और 5 दोनों का माइनस। तो 6 माइनस 3 आ गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देख लो, 6 माइनस 3 आ गया 3, और 7 माइनस, ये वैल्यू 3 थी ना, तो 7 माइनस 3 हो गया 4, और 6 माइनस 4 हो गया 2, और 10 माइनस 2 हो गया 8। यही आपका आंसर है। बस इसमें इतनी ही वैरायटी है। और अब क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत पे। तो प्रतिशत में कहता है कि वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर। तो मान लो वह धनराशि x है, उसका कर देते हैं 25%, माने 25/100, इक्वल टू 180 के 12.5% माने सीधे कर दो 12.5/100। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, बस वही धनराशि है। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 ही प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है। मान लो संख्या है x, और उसके 60, ये क्या कह रहा है, माना संख्या x, अब क्या रहा है, संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है, तो x का 60% क्या होगा, 60x/100, और उससे घटा दिया माइनस में 60, ये वो कह रहा है, तो परिणाम 60 प्राप्त होता है। अब सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, यही क्वेश्चन है। इतनी तो मैथ्स आती होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसके पढ़ाने का मतलब नहीं है कि अगर आपको इतनी भी नहीं आती तो आगे कंपटीशन में फेल हो जाओगे, तो फ़ायदा नहीं। हमारा काम है वैरायटी बता देना, हिंट बता देना, बाकी आप स्वयं देखें। यदि a का 60%, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि a का 60% इक्वल टू b का 30%, तो a इंटू 60/100 बराबर b इंटू 30/100, यही तो ये कह रहा है। 100 से 100 खत्म, 30 से 60 दो बार गया, तो ये कह रहा है 2a इक्वल टू बी, यहाँ से कंडीशन, और b इक्वल टू c का 40%, यही तो कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितनी बार गया, ढाई ऐसे नहीं काटो, नहीं समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, सीधे सीधे कर लेते हैं। 8 ये 8 बार नहीं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, नीचे 25 आ गया, ऊपर 10 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे 2/5, तो 5b इक्वल टू 2c यहाँ से आ रहा है, 5b इक्वल टू 2c आ रहा है, और c इक्वल टू क्या कह रहा है, a का x%, a का x%, c इक्वल टू a का x% कह रहा है, तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू होगी 100 इंटू c/a। अब c और a में रिलेशन क्या है,
देखो b की वैल्यू क्या है 2a, यहाँ पर रख दो, तो 5 इंटू 2a इक्वल टू 2c, यही तो है। तो 10a इक्वल टू 2c, a की वैल्यू आई, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल लो या ए की वैल्यू, ए की बात है। तो ए की वैल्यू आती है 10 = 2c है, तो ए की वैल्यू आती है c/, 2 से 2 कटा ना, तो ए की वैल्यू आती है c/5। यहाँ पर वैल्यू रख दो, x = 100 × c, ए की वैल्यू c/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 500, x = 500। अब प्रतिशतता के अगले क्वेश्चन को हम देखें। यह कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाए तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता क्या होगी। तो 22/24 × 100, बस बात खत्म। जो परसेंटेज आएगा वही आंसर है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर मान लिया, तो त्रुटि का प्रतिशत बताइए। था कितना 2.50 और मान कितना लिया 2.55। तो त्रुटि क्या हुई, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर आएगा 0.05 ना कि 0.5, ये ध्यान रखना। कितना आएगा 0.05। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो 0.05 जो अंतर आया, और मूल असली के प्रतिशत निकालने के लिए वास्तविकता को नीचे रखेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर चूंकि लंबा था, तो 2.5 × 100, बस जो वैल्यू आएगी वो त्रुटि का परसेंट। बस ये ध्यान रखना, ये 0.05 होगा, और प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए वास्तविक लंबाई लेंगे, क्योंकि वास्तविक की जो वो वहाँ पर मौजूद होगी वही तो मानेंगे, उसी की तो तुलना करेंगे कि उसके सापेक्ष कितनी त्रुटि। तो 2.5 सेंटीमीटर ही तो थी, तो नीचे 2.5 करेंगे, ना कि 2.55। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन स्वयं कर लेना कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। नहीं कर पाओगे, बता देते हैं। x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो मान लो y की आय, हमेशा 100 मान के कर सकते हो, तो मान लो y की आय 100 है, और x की आय क्या हो जाएगी, y से 20% अधिक है, तो 120 हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो x से है, किससे तुलना करनी, x से, तो नीचे क्या रहेगा 120, x की आय, और कितना कम है 20 ही तो कम है, तो 20/120 × 100, 100/6%, बात खत्म। यह क्वेश्चन किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर वह संख्या स्वयं बन जाती, ऊपर हो चुका है। y का x% क्या होगा, y × x/100 प्लस x का y%, x × y/100, तो ये क्या हो जाएगा 2x/100, तो क्या हो जाएगा x y का 2%, यही तो आंसर है। अब आ जाते हैं औसत पे जो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो आपको ये ऐसा क्रम दे देगा, कहेगा इनका औसत निकालो, तो औसत क्या होगा, इनका कुल का जोड़, और अपॉन में कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इन सब का टोटल कर दो और किससे डिवाइड कर दो, /7, तो वो आ जाएगा औसत। ठीक है, इसमें भी ये वाला क्वेश्चन बनता है। कहाँ गया बोर्ड। क्वेश्चन बनता है 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत तथा सभी विषम संख्याओं का औसत। तो देखो, सबसे पहले इसमें दो ही है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत और विषम संख्या। तो इन दोनों क्वेश्चन को हल करने का तरीका एक ही है कि अगर सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो पहली सम संख्या और अंतिम सम संख्या अपॉन में 2 कर देंगे। तो 1 से 45 वाले में पहली सम संख्या क्या आएगी, 1 से आगे 2 है, यही तो पहली है, एक तो सम ना विषम,
तो पहली सम संख्या 2 है और अंतिम क्या आएगी 45। नहीं, 45 तो विषम है, कौन सी आएगी 44। तो 2 + 44/2 आंसर आ जाएगा 23। लेकिन अगर पूछ ले विषम संख्याओं का औसत, तो पहली विषम संख्या और अंतिम विषम संख्या का योग बटे 2। तो पहली विषम संख्या 1 हो गई, अंतिम विषम संख्या 45 हो गई, तो 1 + 45/2 ये भी आ गया 23। अगर 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का पूछे तो सबसे पहली सम संख्या 12 होगी और अंतिम कितनी होगी 62। तो 12 + 62/2 कर देना। और विषम पूछे तो पहली विषम 11, अंतिम विषम 63, तो 11 + 63/2 कर देना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 1 से 49 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से 49 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो एक n+1/2 होता है क्या 1 से n तक की संख्याओं का योग। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है औसत, तो n का भाग भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के हो जाएगा n+1/2। प्रथम n संख्याओं का औसत n+1/2 यानी कि 49 + 1 50/2 जो कि हो जाएगा 25। अब देख लो 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत, तो नई संख्याओं का औसत भी किससे गुणा हो जाएगा 12 से। और क्वेश्चन इसी में अगला मान लो कि यदि प्रेक्षण में सभी प्रेक्षण में 2 बढ़ा दें तो औसत भी 2 से बढ़ जाएगा। बात खत्म हो गई, 20 से थोड़ी बढ़ेगा। सब में 2 2 2 बढ़ाया तो औसत में 2 ही 2 तो बढ़ेगा। बात खत्म हो गई। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर। तो 4 लड़कियों की कुल ऊंचाई कितनी हो गई 150 × 4। इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 है। तो 3 लड़कियों की कुल लंबाई होगी 148। तो जो इसका अंतर आएगा वही होगी फोर्थ गर्ल की हाइट। 4 दिया है और उनका औसत, तो उसमें गुणा कर दो तो 150 × 4। और फिर 3 दिया है उनका औसत, तो 148 × 3 और दोनों का अंतर ले लो, वही फोर्थ गर्ल की। इसी तरह क्वेश्चन है एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 है। तो 5 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो गया 38 × 5। यदि नाव और अब पढ़ना, यदि नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 है, तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि 52 × 6 करेंगे, क्योंकि नाव में बैठे हुए व्यक्ति, एक नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्ति 5, कुल संख्या हो गई 6 और उनका औसत हो गया 52। तो नाव का भार करेंगे तो 52 × 6 - 38 × 5, जो आंसर आएगा वही होगा नाव का भार। अब इसी में अगला क्वेश्चन है 14 छात्रों व उसके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो कुल संख्या कितनी होगी 14 शिक्षक और 14 छात्र और 1 शिक्षक, कुल संख्या होगी 15 और इनका औसत है 15। तो इनके कुल योग हो गया आयु का 15 × 15 इनकी 225। और यदि शिक्षक की आयु निकल जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल अगर 14 छात्रों की आयु निकालें तो पहले इनका औसत 15 था, 1 वर्ष कम हो जाती है तो क्या हो जाएगी 14 ही रह जाएगी। तो 14 × 14 कितना हो गया 14 चौको 56 196। ये हो गई इनकी विद्यार्थियों की कुल आयु। तो 196 हो गई विद्यार्थियों की और विद्यार्थियों और शिक्षकों की हो गई 225। दोनों को घटा देंगे तो निकल आएगी केवल शिक्षक की आयु कितनी हो गई 29 वर्ष। बात खत्म। इसी तरह एक कक्षा के 15 लड़के 10 लड़कियों का औसत भार 38.4 किलोग्राम। 38.4 तो कुल कितने हो गए 15 10 25। तो कुल भार निकाल दो 25 × 38.4 किलोग्राम। और कह रहा है कि लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है और तो औसत भार लड़कियों का कितना, लड़कियों का औसत भार। तो यहाँ से हमें आ गया
कुल भार निकल आया। अब कह रहा है लड़कों का औसत भार दे दिया है, तो लड़कों का कुल भार कितना होगा, लड़कों का कुल भार कितना होगा। तो लड़कों की संख्या कितनी थी 15 और उनका एवरेज यहाँ पर दिया है 40, ये हो गया 600। तो कुल भार में से लड़कों का कुल भार घटा दोगे तो लड़कियों का कुल भार आ जाए, और लड़कियों के कुल भार में अगर 10 का भाग दे देंगे तो लड़कियों का औसत भार हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 102 छात्रों का एक परीक्षा में अंकों का औसत 18 है। यदि पास होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 21 है और फेल होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में मान लेते हैं कि माना पास होने वाले छात्रों की संख्या हो गई x, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई 102 माइनस एक्स। तो हमें पता है कुल औसत 102 छात्रों का कितना है 18। तो कुल औसत क्या होगा 18 इक्वल टू एक्स इंटू पास वाले है ना, पास होने वाले छात्रों की संख्या x मानी है, तो x इंटू पास होने वाले छात्रों का औसत कितना है 21, x इंटू 21 प्लस फेल होने वाले छात्रों का औसत है 15, फेल हुए कितने हैं 102 माइनस एक्स इंटू 15 अपॉन में कितना करेंगे टोटल कितना हुआ 102। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वैसे ये पैटर्न में पूछते नहीं। इसी तरह से 5 संख्याओं का औसत 26 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है। तीसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा है, 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। अब ये क्या कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत हमें पता है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत पता है, तो तीसरी पूछ रहा है। तो होगा क्या, पहली 2 संख्याओं का योग निकाल लो, अंतिम 2 संख्याओं का योग निकाल लो और टोटल में से घटा दो तो मिल जाएगी तीसरी संख्या। तो 5 संख्याओं का औसत है 26, तो 5 संख्याओं का योग निकाल लो। 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 26 इंटू 5, है ना। कितना हो गया 5 छक्का 30, 5 दूनी 130। 5 संख्याओं का योग हो गया 130। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना हो गया फर्स्ट और सेकेंड का, ये हो गया 30 इंटू 2 यानी कि 60। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है, तो योग हो गया फोर्थ और फिफ्थ का कितना 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 74। तो 130 में से 74 घटा दोगे तो ये आ जाएगी आपकी थर्ड संख्या। एग्जाम में क्या करेगा 5 की जगह 7 संख्या दे देगा और पूछेगा कि चौथी संख्या बताओ। तो आपको 3 है, यहाँ पे हमने पहले 2 में क्या किया था, पहली 2 संख्याओं में औसत 30 दिया था, 2 का गुणा किया था, लेकिन वहाँ पर पहली 3 संख्याएं अगर हुई तो किसका गुणा करेंगे 3 का, अंतिम 3 हुई तो किसका गुणा करेंगे 3 का। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आयु 200, औसत आय 200 रुपये, सी तथा डी की औसत आय 250 रुपये। तो ए बी सी व डी की औसत आय पूछी। तो ए और बी की औसत आय निकाल के योग निकालो। तो ए और बी का योग हो गया 200 इंटू 2 400 रुपये, सी और डी का योग हो गया कितना 250 इंटू 2 यानी कि 500 रुपये। तो हमें क्या पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना हो गया 900 रुपये। और हमें चाहिए औसत किसका ए बी सी व डी का। तो अगर हमें एवरेज निकालना हो ए बी सी व डी का एवरेज, तो किसका भाग देंगे 2 का, जी नहीं, किसका भाग देंगे 4 का, क्योंकि संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 225, ये आपका आंसर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखिए आप गलती कहाँ करते हैं, अभाज्य की जगह आप ले लेते हैं सम या विषम संख्याएं।
तो सम विषम नहीं, प्रथम 9 अभाज्य संख्या है तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है। 2 से शुरू करेंगे तो 2 3 5 7 9, नहीं नहीं 9 बिल्कुल नहीं, 10 नहीं, 11 हाँ जी, 13 बिल्कुल, 15 ना, 3 और 5 का गुणा है तो 17 हाँ, और 19। तो कितनी संख्या हो गई? 3 3 6 2 8, जबकि पूछा क्या है? 9 संख्याओं का। तो 19 के बाद 20 नहीं, 21 बिल्कुल नहीं, 3 और 7 का हो जाता है, 22 बिल्कुल नहीं, 23। तो इन सब का टोटल कर लो और 9 का भाग दे दो, यही आंसर होगा। बस ये याद रखना है कि शुरू कहाँ से करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, इसलिए ये बता दिया कि आप 2 से शुरू में कंफ्यूज ना हो। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब क्या है? जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाए। तो 2 में जाता है, हाँ जी, स्वयं का जाता है और एक का जाता है, इसके अलावा किसी का जाता है? जी नहीं, बात खत्म। अब ये क्वेश्चन है, स्वयं कर लेना। 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है। तो औसत निकालने के लिए सबका योग अपन में कितना करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं, अपन में 6 करेंगे, इक्वल टू 17 कर देना, पी की वैल्यू निकाल। ठीक है, अब ये है 1 से n